आइए बच्चों, आज हम किसान की दयनीय हालत या किसान के ऊपर कुछ कविताओं को लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई कविता है। उसी के कुछ दोहे को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप इसका आनंद लीजिए। इसके पहले बच्चों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि जब भी कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता उसके हाथ में आ जाती है तो वो किसान के दर्द को भूल जाता है, और वही पार्टी जब विपक्ष में आ जाती है तो किसान के सारे दर्द उनके अपने हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसान का के लिए उनसे बड़ा हितैषी या किसान का हितैषी उससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा जो राजनीतिक ड्रामा है, मैं इसको ड्रामा इसलिए कहूँगा बच्चों कि ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल का किसान की आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना है। वास्तव में इन सभी लोगों ने, जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन्होंने भारतीय किसान को अपना वोट बैंक बना रखा है। कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, और इन्हें मदद देने के नाम पे बड़ा ही भद्दा मजाक चलते आ रहा है। बच्चों, उम्मीद करूंगा कि जब आप लोग बड़े होंगे तो इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आज भी हमारे देश का लगभग 58% हमारे देश की आबादी कृषि पे आश्रित है, कृषि पे निर्भर करती है। तो बच्चों, कैसे कह सकते हैं कि हम सुखी हैं अगर हमारे देश के 58% लोग घनघोर निराशाओं में जी रहे हैं। आज भी अगर उनकी आमदनी, हम ये कह सकते हैं, आज भी कह सकते हैं कि 4 रुपये से अधिक ना उनकी दैनिक आय है, तो बच्चों क्या ये उनको आज़ादी मिली? क्या इन लोगों को, जो इतनी परसेंट हमारी आबादी है, मतलब 50% से मोर आबादी, अभी भी वो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, और उन्हें क्या दिया जा रहा है? कई तरह के सम्मान योजना, जिसका कि मैं यहाँ पे चर्चा करना नहीं चाहता, चाहे जो भी दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं। क्या इससे आपको लगता है बच्चों वास्तव में किसी किसान की हालात या आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता है? मेरे विचार से नहीं है। आप इसको सोचिएगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपके सामने भारतीय किसान की जो दयनीय स्थिति है उसको सबसे पहले आपके आगे लाएं। कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में तो फिर भी इनकी स्थिति बेटर है किसानों की स्थिति। जैसे पंजाब साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज हुआ है, तो वहाँ के किसान कुछ हद तक सुखी हैं, समृद्ध हैं। लेकिन जब आप एक बृहद तौर पे लेंगे, एक लार्ज स्केल पे लेंगे, तो किसान का जीवन आपको हमेशा ही व्यथाओं से, दुखों से, दर्दों से भरा पड़ा हुआ मिलेगा। अगर आप कभी इसको महसूस कर सकें, या अगर आप कभी की कविताओं में उन किसानों के दर्द को, उनके वेदनाओं को, उनके दुखों को देख सकें, तो आइए, मेरा प्रयास होगा कि किसान के दर्द को, उनकी ज़िंदगी के कष्टों को, रुकावटों को, जो जिन कठिनाइयों का वो सामना करते हैं, उनको आपके सामने लाने का मैं प्रयास करूं। मेरी ये प्रयास रहेगी कि मैं सरल से सरल शब्दों में, अपने टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने अपने भारतीय कृषकों की जो दर्द है, चाहे वो पास्ट में, मतलब भूतकाल में रही हो, या वर्तमान में रही चल रही है, या फिर भविष्य में चलते ही रहेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले मैं आपको एक लाइन देना चाहूँगा। क्या है कि पानी बनाकर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। सच बेचना पड़ता उन्हें, निज अन्न वह निरुपाय है, बस 4 पैसों से अधिक परती न दैनिक आय है। तो जो हमने शुरू किया बच्चों, इसमें क्या है कि सच बेचना पड़ता उन्हें, निज अन्न वह निरुपाय है, मतलब अपने हिस्से का भी दाना पानी उन्हें बेचना पड़ता है। क्यों? कि वह निरुपाय है, उसके पास और कोई भी साधन नहीं है सिवाय कि अपने ही जो भोजन के उनके अन्न संरक्षित है उसी को बेच करके परिवार में आए हुए किसी विपत्तियों का, या परिवार में आई हुई कोई खुशियों का, अगर उन्हें मान लीजिए खुशियां मनानी हो तो भी उनसे अपने हिस्से का अन्न बेचना होगा, और अगर कोई विपत्तियां आ गई तो भी उसे अपने हिस्से का क्या होगा? अन्न बेचना होगा, अपने हिस्से का भोजन बेचना होगा। निज अन्न वह निरुपाय है। और कैसे करते हैं? पानी बनाकर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। भारतीय कृषि की स्थिति पे, यहाँ पे भारतीय कृषकों की स्थिति पे यहाँ पे बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है बच्चों।
कि पानी बनाकर रक्त का, मतलब ऐसा लगता है कि उनके शरीर में रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है। बच्चों ऐसा इसलिए कहा गया है कि अगर साधारण से साधारण मनुष्य भी उस विपरीत, उस विषम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में जाए, जहाँ पे वो 40 डिग्री में 45 डिग्री सेल्सियस हॉट टेम्परेचर होती है, वहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, कुदाली हल चला रहे होते हैं, अपने जो उनके साधन है, जैसे कि उनके जो मवेशी हैं उनको चारा दिलाते हैं, ये सब कर रहे होते हैं, और उनके तन से पसीना जो है वो दर दर निकल रहा होता है, गर्म हवाएं चल रही होती है, उनके बीच वो बेचारे कठिन संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन क्या इन संघर्षों के बावजूद भी उनका परिवार या उन्हें कभी स्वप्न में भी, मैं तो कहता हूँ रियलिटी हटाइए, क्या स्वप्न में भी उन्हें कभी सुख मिलता है? एक क्षण के लिए भी क्या इन किसानों को सुख मिलता है? बड़ा ही ये सोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है बच्चों। इस पे आप ज़रूर विचार करें। आप इस देश के भविष्य के निर्माता हो, आप इस देश के भविष्य हो, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं किस तरह से, या आप लोगों का किस तरह से योगदान होना चाहिए। भारतीय कृषकों की स्थिति को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि आप कल के भविष्य हो। आप में से बहुत सारे बच्चे राजनीतिज्ञ बनेंगे, राजनेता जरूर राजनीतिक फील्ड में आएंगे, तो आप देखिए कि इनकी स्थिति को आप क्या सुधार सकते हैं। क्यों, जहां से मैंने शुरू करा था, फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पानी बनाकर रक्त का कृषि कृषक करते हैं, यहाँ फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं। यहाँ सच बेचना पड़ता उन्हें, निज अन्न वह निरुपाय है, बस 4 पैसों से अधिक न पड़ती दैनिक आय है। तो उस समय की, मतलब जो आज़ादी के समय में भारतीय किसान की दयनीय स्थिति थी, वैसी ही कमोबेश आज भी वही स्थिति बनी हुई है। किसी भी आधुनिक सुविधा से उनका जीवन अभी तक युक्त नहीं हुआ है। उन्हें कोई भी ऐसी आधुनिक सुविधाएं या इसके से वो वंचित ही रहे हैं, नहीं ले पाएंगे बच्चों, क्योंकि हर चीज़ महंगाई इतनी ज़्यादा है। जो कुछ भी वो उपजाते हैं, वो सोचिए कौड़ियों के दाम उन्हें बेचना होता है, और तो फिर वो कहाँ से मॉडर्न फैसिलिटीज़ को ले पाएंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूँ मैथिली शरण गुप्त जी की ये इम्पोर्टेंट दोहे, ये कविताएं, जो कि भारतीय कृषक के ऊपर, भारतीय किसानों के ऊपर लिखी गई है। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का शोम है। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, कहता है कि हेमंत ऋतु में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम, व्योम मतलब आकाश, बादलों से आच्छादित रहता है, घिरा हुआ रहता है। पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का शोम है। रात में क्या होती है? ठंड हवाएं चल रही होती है, हंसता शरद का शोम है। और शरद ऋतु में फिर शरद का शोम, शोम का अर्थ है यहाँ पे चंद्रमा। मतलब ये प्रकृति के ये नाना प्रकार के रूपों से आपको रूबरू कराया गया है, अवगत कराया गया है कि ये सारी चीजें रहती है। इन सभी के बीच में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, भारतीय कृषक, भारतीय किसान अपने कर्म पथ पे अडिग रहते हैं, अपने कर्म पथ में निरंतर बने हुए रहते हैं। सो ये पहला था, हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है। मतलब इतनी शीत ऋतु में जबकि आकाश क्या होता है? बादलों से ढका हुआ रहता है, आच्छादित रहता है। पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का शोम है। और रात्रि में क्या होती है? ठंड हवाएं, कनकन हवाएं बह रही होती है, हंसता शरद का शोम है। मतलब चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कठिन परिस्थितियां हो, इन कठिन परिस्थितियों के बीच भारतीय किसान, हमारे किसान भाई, हमारे किसान बंधु क्या करते हैं? अपने कर्म पथ पे अडिग और अटल रहते हैं। अब आगे आइए, हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ, खाते खवाई बीज ऋण से हैं रंगे रखे जहाँ। अब देखिए कि अगर मान लीजिए, ऐसा तो होता नहीं है कि फसलें अच्छी हो, अगर फसल अच्छी भी हो जाए तो क्या इसका लाभ कृषकों को मिलता है? इसका लाभ किसानों को मिलता है? नहीं, नहीं मिलता है। क्यों होता है कि खाते खवाई बीज ऋण से हैं रंगे रखे जहाँ, क्योंकि हर चीज तो उन्हें क्या लिया हुआ है? किसी से कर्ज पे लिया हुआ है। उनके बीज भी, उनके खाने भी, वह सब किसी महाजन से, किसी सेठ साहूकार से उधार में लेते हैं। उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज उन्हें भरना होता है। तो अगर मान लीजिए उनके खेतों में अच्छी भी फसल आ जाए तो क्या इसका फायदा किसान को मिलेगा? आपको लगता है इसका फायदा किसान को मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा बच्चों। ये सारे के सारे लूट के चले जाएंगे उन महाजनों के हाथ में, उन सेठ साहूकारों के हाथ में,
जिनके यहाँ से इन्होंने बीज खरीदा है, जिनको इन्होंने यहाँ से इन्होंने साल भर के अन्न दाने खरीदे हुए हैं पैसे ले ले करके। तो ये बड़ा ही मार्मिक चित्रण है ये बच्चों हमारे भारतीय किसान का। मैं बार बार आप लोगों को इस बात पे जो जोर देना चाहूँगा कि जब आप कल के भविष्य, कल के दिन में आप राजनेता बनेंगे, आपकी दिलचस्पी होगी राजनीति में, या आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आएंगे, तो आपका ये प्रयास होना चाहिए बच्चों कि भारतीय कृषकों की जो दयनीय स्थिति है इसको किसी तरह से बेहतर किया जाए और ये बदतर ना हो। कम से कम क्या है कि आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में, कहता है कि ये सारा अन्न मतलब जो भी फसलें उगाई जाती है, जो बेचारे इतने दिन रात पसीना एक करके मेहनत करके बाधाओं के विघ्नों को चीर चीर के, उनके बादलों को चीर करके जो इतनी मेहनत करते हैं, घनघोर बादलों के बीच भी, घनघोर बारिशों के बीच भी ये अपना कठिन परिश्रम करते हैं, तब जो उनके खेतों में फसलें उगलती, उनके एक उगता है, उनके एक एक अन्न कहाँ चला जाता है। कह रहा है कि वह अन्न सारा अंत में जाता कहाँ, आता महाजन के यहाँ। महाजन, सेठ, साहूकार, जिनके यहाँ से उसने कर्ज लिए होते हैं, पैसे लिए होते हैं आजीविका के लिए, जीवन यापन के लिए, या यहाँ तक कि खेती के लिए या खेत के बीजों के लिए, उनके यहाँ सारा ही चला जाता है। आप समझिए उनका सब कुछ गिरवी पे, बंधक पे रखा हुआ था। जैसे ही फसल होती है, अच्छी फसल आती है, उनके साहूकार महाजन के मुंशी आते हैं और सारा फसल उठा करके ले जाते हैं। इन बातों के प्रत्यक्षदर्शी हम रहे हुए हैं बच्चों। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी कभी आपके हाथ में भगवान ने ऐसा पावर दिया या शक्ति दे, आप चाहे राजनेता बनो या आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आओ, तो आप कृषकों की स्थिति को जरूर बेहतर करें। ये हमारी आपसे एक्सपेक्टेशंस होगी। अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। देखिए कितना ये बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है भारतीय किसान के कि आधे पेट खा के, क्योंकि सारी फसलें, अधिकतर फसलें तो उठा के कौन लेके चले जाएंगे, महाजन। उसके पास जो बची खुची संपत्ति रह जाएगी, जो बचे खुचे अन्न धन कुछ भी रह जाएगा, तो उससे वो आधा अधूरा ही उनका पेट भरेगा। मतलब साल भर का उनके पास अनाज भी नहीं होता, साल भर का उनके पास खाने के भी अन्न नहीं रह जाते हैं। फिर क्या था, फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। अब जब हेमंत ऋतु आएगी तो बेचारों पे इतना साधन भी नहीं है कि कम से कम वो उस ठंड से बचने के लिए, उस शीत की मार से बचने के लिए गर्मी वस्त्र या ऊनी कपड़े खरीद पाए। नहीं खरीद पाएंगे वो, क्योंकि उनके पास तो खाने के लाले पड़े हैं, खाने के दाने नहीं हैं, तो वो शीत से बचने के लिए ऊनी कपड़े कहाँ से खरीदे। ये बड़ा ही मार्मिक चित्रण है बच्चों। मैं बार बार आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के इतने सालों के बाद, आज़ादी के लगभग 80 वर्षों के बाद भी अगर भारतीय कृषकों की स्थिति जस की तस बनी हुई है, हमारे नज़र में तो कम से कम जस की तस बनी हुई है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। समाज के हर पिलर, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले हों, चाहे वो आज के सो कॉल्ड मीडिया हों, ये सारे ही क्या हैं, इनको किसी भी मतलब जो रियल पिक्चर ऑफ द कंट्री है, जो हमारे देश की वास्तविक स्थिति है, जो किसानों की दयनीय स्थिति है या जो मजदूरों की स्थिति है, इसके ऊपर इनको कोई कमेंट नहीं करना है। इन्होंने किसी ना किसी की एडवर्टीजमेंट करनी है। अब सिर्फ एडवर्टीजमेंट करके उनका रोटी चल रहा है, क्योंकि उनकी सैलरी डॉलर में आती है। अब जो बेचारे, जिन कृषकों की आमदनी पैसों में है, अभी भी रुपये में, आप छोड़ दो, रुपये में आना तो उनके लिए मुश्किल है, अभी भी पैसों में है। तो मैं ये बच्चों आपके ऊपर आपका ये नैतिक जिम्मेदारी होगा जब भी आप बड़े होंगे कि इन कृषकों की स्थिति को आप संभालें, इनकी दयनीय स्थिति को आप ज़रूर बेहतर करें। ऐसा ना हो कि ये और दलदल में फंसता ही जाए, कर्ज में ही घिरता जाए। तो इनको उबारने का बच्चों आप ज़रूर प्रयास करेंगे। तो अधपेट का कर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में, मतलब ठंड में, इतनी चिलचिलाती हुई धूप और इतनी ठंड होगी, कपकपाती हुई ठंड, उसमें बेचारे को बिना वस्त्र के रहना है। और आधे पेट, ऐसा माना जाता है बच्चों कि जब हम ठंड में आधा पेट खाते हैं तो ठंड कई गुना और बढ़ जाता है। तो बेचारे अधपेट रहेंगे और फिर वो किसका सामना करेंगे? ठंड की कहर का सामना करेंगे। अब आगे चलते हैं। बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना बह रहा। बरसा रहा है रवि अनल, ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य क्या आग ही उगल रहे हों, आग बरसा रहे हैं।
तो बरसा रहा है रवि अनल, रवि मतलब भगवान सूर्य, अनल मतलब आग, तपती दोपहरी में, उस तपती दोपहरी में जबकि आप एसी से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे, जबकि आप अपने आराम पसंद जीवन से बाहर झांकना भी नहीं पसंद करेंगे, इतनी तपती दोपहरी में 40, 45, एवं 50 डिग्री सेंटीग्रेड में वो बेचारे किसान काम कर रहे होते हैं। भूतल तवासा जल रहा, मतलब अगर आप नंगे पांव से पृथ्वी पे, जमीन पे अपने पैर रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मानो आपका पैर जल गया हो। तवा बहुत ही तप्त, वेरी हॉट। भूतल तवासा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना बह रहा, और है चल रहा सनसन पवन, जोरों की गर्म हवाएं वहां से गुजर रही हैं, पास कर रही हैं, एंड तन से पसीना बह रहा, और उन बेचारे पसीना से लथपथ उनका शरीर है। बच्चों कितना मार्मिक चित्रण है ये। आप कल्पना कीजिए कि इतने भयंकर गर्म में, जबकि ऐसा लग रहा है कि भगवान सूर्य आग की बारिश कर रहे हों, आग ही बरसा रहे हों। भूतल तवा सा जल रहा, पूरी पृथ्वी ही ऐसा लगता मानो तवा बन गया। जिस तवे पे हम रोटी को सेंकते हैं ठीक ऐसा ही, और उस पे वो बेचारे बिना किसी चप्पल ले या बिना पाँव में कुछ डाले हुए नंगे पाँव वो उन खेत में काम कर रहे होते हैं। है चल रहा सनसन पवन, इतनी गर्म हवाएं बहती है बच्चों कि ऐसा लगता है मानो क्या होगा एक पल के लिए कि हमारा जो भी भाग उसके संसर्ग में आएगा वो जल उठेगा, वो जल जाएगा। इस वेदनाओं में, इस कठिन परिस्थितियों में भी हमारे भारतीय कृषक कभी अपना पांव पीछे नहीं हटाते हैं। कहने को तो हम उन्हें अन्नदाता कहते हैं, लेकिन क्या वो सच में दाता है? अन्नदाता कहना, मेरे हिसाब से तो अन्नदाता कह के उन्हें पुकारना उनका मजाक बनाना रह गया है। जितने भी राजनीतिक दल हैं बच्चों, में बार बार ये कहूँगा, हर किसी ने इनका मजाक बनाया है, हर किसी ने इनसे फ़ायदा उठाया है। इनके भोलेपन का, इनके सीधेपन का सारे राजनीतिक दलों ने फ़ायदा उठाया। आप बच्चों ध्यान से देखना कि जब भी कोई राजनीतिक दल अपोजिशन में होते हैं, सरकार में नहीं होते हैं, तो वो इनके अपने हो जाते हैं। सारे दर्द, किसानों के सारे दर्द फिर इनके हो जाते हैं, इनकी आंसुएं इनको दिख जाती है। लेकिन जब यही दल सत्ता में आ जाती, जब इनकी सरकार बन जाती, तो किसानों के दर्द वगैरह सब इनको नकली, झूठे लगने लगते हैं, सब कुछ इनको अच्छा लगने लगता है। तो बच्चों, इन सारी चीज़ों को मैं आपके नैतिकता पे छोड़ता हूँ, क्योंकि आप भी बड़े हो गए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है इनको सोचना। तो आप सोचिए कि क्या इन किसानों का भविष्य, हमारे भारतीय किसानों का भविष्य बेहतर हुआ है? आज़ादी के 80 साल, 70 साल के बाद भी क्या हमने किसानों की दयनीय स्थिति में कोई सुधार लाया है? मेरे हिसाब से तो नहीं लाया है। ठीक है, और इन सब के जिम्मेदार हम सभी, हम सभी का योगदान इसमें बराबर है। देखो कृषक शोषित, सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आंच में वह निज शरीर जला रहे। अब यहाँ पे कभी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब इन बेचारों को इससे कोई आमदनी नहीं हो रही, इनकी जीवन के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं या इनके जो सुख दुख हैं, इनका भी इनसे निर्वहन नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये बेचारे क्यों करते हैं, ये खेती क्यों करना चाहते हैं? फिर इसमें ये क्यों अपना मत्था मारते रहते हैं कि जब इनसे इनको साल भर का भोजन भी नहीं मिल पाता है, जब इनसे अपने तन को नहीं ढक पाते हैं, इनको इतनी भी वस्त्र नहीं मिलती है कि भयंकर शीत ऋतु में अपने शरीर पे ऊनी वस्त्र डाल पाएं, गर्म कपड़े खरीद पाएं, तो फिर ये काम क्यों करते हैं? देखो कृषक शोषित, सुखाकर हल तथापि चले रहे। शोषित मतलब हमेशा से ही, बच्चों शब्दों पे ध्यान दीजिए, कितनी मार्मिक शब्द है कि देखो कृषक शोषित, सुखाकर हल तथापि चला रहे। शोषित हैं बेचारे, हमेशा से उनका शोषण हुआ है किसी ना किसी रूप में। बेचारे सीधे साधे से लोग होते हैं, हर तरह के जितने भी राजनीतिक दल हैं आज तक बच्चों, सब ने उनका शोषण किया है, किसी ने उनका पोषण नहीं किया है। बस वोट बैंक की राजनीति चल रही है। 1 किलो चावल दे देंगे, भद्दा मजाक बना दे देंगे। 5 किलो चावल में क्या किसी 4 बंदे के परिवार का गुजारा चल सकता है? भला चल सकता है क्या? नहीं। हमारी नज़र में, हमारी नज़रों से बच्चों देखिए, जो मेरे को लग रहा है कि उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए आपको उनको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनको इम्प्लीमेंट करने दीजिए। उनके पास ये सारे साधन जुटाए जाएं, जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उनको सस्ते दामों पर मुहैया कराए जाए, उनके लिए मुफ्त में बीज वगैरह उपलब्ध कराए जाए। ये सब कुछ नहीं करेंगे। बस क्या करेंगे कि जब भी कोई आम चुनाव आने वाला होगा या जब भी कोई विधानसभा चुनाव आने वाला होगा, तो उनके बीच में जाकर के 5 किलो कोई सब ये है क्या कहते हैं, धान चावल
या गेहूं, इन सारे का वितरण कर देंगे। और वो बेचारे गरीब इतने सीधे होते हैं कि उस 5 किलो चावल में भी अपने ईमान को बेच डालते हैं, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। अगर आपके परिवार को, बच्चों, भगवान ना करे कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि मान लिए 3 दिन से भोजन नहीं मिला और किसी ने आपको 5 किलो चावल दे दिए, तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और आप उसी पार्टी को, सच मानिए, उसी पार्टी को आप जाकर के वोट दे देंगे बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि मरते मरते आपका परिवार बच जाता है उस 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूँ से। इतनी मार्मिक स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति हमारे भारतीय कृषक की है बच्चों। इसके बारे में सच में आप लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए। इनके जीवन पद्धति को कैसे हम ऊपर उठाएं, कैसे हम इनको जीवन के मुख्य धारा से जोड़ें, ये बेहद ही ज़रूरी है बच्चों। कह रहे हैं कवि कि जब ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा तो किस लोभ से इस आंच में वह निज शरीर जला रहे, कि जब इससे उनके पूरे परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो रहा है, उन्हें उनके शरीर पे वस्त्र भी नहीं आ पा रहे, वो अपने तन को भी ठीक से नहीं ढक पा रहे हैं अपनी कमाई से, अपने परिवार के सारे सदस्यों का भरण पोषण, खान पान भी नहीं करा पा रहे हैं, तो बेचारे फिर ये क्यों कर रहे हैं? इस कृषि में, इस खेती से उनका क्या लेना देना है कि वो इस आंच में, इस ताप में, इस कठिन तपस्या में, चाहे वो घनघोर बारिश की बात हो या कपकपाती हुई वो सर्दी हो या फिर चिलचिलाती हुई धूप हो, इन सब में अगर वो तपस्वी की तरह, एक साधक की तरह साधना कर रहे हैं, एक तपस्वी की तरह तपस्या कर रहे हैं और इसका उनको कोई भी फल नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या लोभ है, कौन सा ग्रीड है कि वो यही काम कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके कभी बच्चों हम लोगों पे छोड़ दिए हैं कि इनके इस मार्मिक हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमसे मतलब है हम भारतीय हैं, हम। और बार बार मैं इसमें राजनीतिक दल को लाना चाहूँगा। जितने भी राजनीतिक दल हुए हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे स्वतंत्रता के बाद, इन सबों ने इनका शोषण किया, भरपूर शोषण किया। किसानों की स्थिति और बद से बदतर होती चली गई, खराब होती गई। अब तो लोग ये मानने लगे हैं कई सारे एरियाज में बच्चों, अब ये कहते हुए मुझे शर्म हो रही है, पर ये लोग मानने लगे कि सबसे घटिया काम खेती करना है। जब कोई भी काम नहीं मिले तो वो खेती में उतरते हैं। तो यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन है बच्चों, ये बड़ा ही हमें सोचने को मजबूर कर दे रहे हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब तो ये जानते हुए कि वो इस कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, पालन नहीं कर पाएंगे, अपने तन को नहीं ढक पाएंगे, फिर भी बेचारे इस खेती में लगे हुए हैं। कहने का मतलब उसके पास कोई भी रोजगार नहीं, कोई भी, वो बेसहारा है, वो बेचारा है, उसके पास सिवाय इस खेती करने के कोई अन्य कार्य नहीं है। यह जानते हुए कि इससे मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता, इससे हम अपने परिवार के तन नहीं ढक पाएंगे, इससे हम इनको कोई भी खुशियां नहीं दे पाएंगे, फिर भी मजबूरन वो इस काम को कर रहे हैं, इस खेती को कर रहे हैं। तो क्या मजबूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ अब भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो बच्चों, मैंने ये दिखाना चाहा आप लोगों को, मेरा ये प्रयास रहा कि देखिए हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारे भारतीय कृषकों की स्थिति आज़ादी से लेकर के आज़ादी के पहले, आज़ादी तक, आज़ादी के बाद जस के तस बनी हुई है। बच्चों, हमने आपको अपने सरल से सरल शब्दों में मैथिली शरण गुप्त जी के इस कविता का भावार्थ बताया या इसको साझा करने का प्रयास किया है। अब मैं इसकी जिम्मेदारी, इसकी नैतिक जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि जब आप बड़े हो जाओ तो क्या आप उनको इसी रूप में, इसी बदहाल में जीने दोगे या फिर इनके हालात में कुछ सुधार लाओगे? बच्चों, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी, करबद्ध प्रार्थना होगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल एकेडमिक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।